प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले कंडेम करता हूं जो सिंध के अंदर किया गया कि हमारे अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया गया असेंबली के अंदर। हमने फेडरल लेवल पे इसका एहतजाज किया और बहुत जल्द हम इसके आपको अब रिजल्ट्स भी दिखाएंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। बजट को जिस तरह से यहाँ पास करवाया गया वो भी आपके सामने है। मेंबरान को असेंबली के अंदर नहीं जाने दिया गया वो भी आपके सामने है। और इन्हें एक बंदे से तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है और वो मेरे साथ बैठा हुआ है, क्योंकि वो इनके खिलाफ यहाँ आवाज़ उठाता रहता है और लोगों को बताता रहता है। लेकिन जिस मुद्दे पे, इस पे मैं दोबारा बात करता हूँ, लेकिन जिस मुद्दे पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने आज करनी है, जो पाकिस्तान की सलामती से रिलेटेड है, उस पर मैंने आज बात करनी है। क्योंकि एक बच्चा जो अभी खेल कूद रहा था, वैसे तो अभी भी खेल कूद रहा है, लेकिन तब खेल कूद रहा था और अचानक एक नागहानी आफत जिसमें उनकी वालिदा की शहादत हुई और हम गमगुसार हैं उसमें और दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उसके बाद एक अचानक सेल्फ प्रोक्लेम्ड पर्ची निकली और उस पर्ची के अंदर से एक पर्ची चेयरमैन निकला और यह भी बताया गया कि अभी चेयरमैन के क्योंकि खेलने कूदने के दिन है तो कोई और चेयरमैन होगा, क्योंकि ये सारा टब्बर शहनशाह है ना, बाकी पाकिस्तान तो गुलाम है, तो अभी एक और चेयरमैन होगा। और फिर ये पर्ची चेयरमैन निकले और अब पर्ची चेयरमैन ने जब पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे अपना सीवी दे लिया, हालांकि उस सीवी के ऊपर क्या है, एक बड़ा शून्य, बड़ा सिफर। जिंदगी में कभी किसी कॉफी शॉप पे चाय का कप भी नहीं बेचा, कभी कहीं डाकिये नहीं रहे, कहीं वकील नहीं रहे, कहीं प्रोफेसर नहीं रहे, कहीं बैंकर नहीं रहे, कहीं बिजनेसमैन नहीं रहे, कहीं सहाफी नहीं रहे, जिंदगी में एक घंटे का काम नहीं किया कभी, और वो चले हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने। उसके लिए सीवी हर जगह दे ली पाकिस्तान में। अब जब वहां नाकाम हुए तो कल आपने खबर सुन ली होगी, और वो खबर क्या है कि अब अपने पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ अपना मंजन बेचने वही सीवी लेके वाशिंगटन पधार रहे हैं। अच्छा, वाशिंगटन क्यों जा रहे हैं इन दिनों? तो आप सोचते होंगे, मुझे भी सोच आई होंगे, एक तरफ वो लीडर है जो इस टाइम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, जो ड्रोन हमलों के खिलाफ निकला, जिसने कहा कि कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, और उससे जब अब पूछा गया कि क्या आप अमेरिकी अड्डे देंगे, तो जवाब क्या था? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं देंगे। और ये देने वाले कौन थे? ये सारा खाता मुशर्रफ के जमाने में डालते हैं। ये मैं आपके सामने किताब रखता हूं, ये कॉन्डोलीजा राइस की किताब का पेज नंबर 311, पेज नंबर 384, पेज नंबर फिर 384 और 391, 311, 384 और 391, तीनों पेजेस के ऊपर बड़ा क्लियरली कॉन्डोलीजा राइस ने लिखा, सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, वो खुद बता रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने मुशर्रफ और बेनजीर के दरमियान डील करवाई। और क्यों करवाई? क्योंकि वो अमेरिका के मफाद के सौदे करने थे। सो इसमें बड़ा क्लियरली इवन ये लिखा हुआ है कि 2007 अक्टूबर 3, किस दिन? 2007 अक्टूबर 3, 4:43 पे पहली कन्वर्सेशन हुई मुशर्रफ साहब के साथ। उसके बाद 6:18 पे बेनजीर भुट्टो साहबा, शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ कन्वर्सेशन हुई। उसके बाद 6:24 पे दोबारा, 6:53 पे माफ कीजिएगा, दोबारा मुशर्रफ साहब से हुई और ये डील इख्तिताम पजीर हुई। ये लिखा हुआ है यहां सब कुछ, मैंने नहीं लिखा, ये किताब कॉन्डोलीजा राइस की बहुत देर पहले की छप चुकी हुई है और इसके ऊपर कोई मतनाज़ा बयान नहीं दिया गया, इसको कहीं चैलेंज नहीं किया गया।
अमेरिका में डेफेमेशन के बड़े संगीन लॉज हैं। कहीं पर पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से कहीं पर इस किताब को चैलेंज नहीं किया गया कि इसमें ये झूठ लिखा है, हमने साजबाज नहीं की थी, हमने डील नहीं की थी। तो इस डील का नतीजा क्या निकला? इस डील का नतीजा ये निकला, ये था इसका नतीजा। पीपल्स पार्टी के जमाने में 340 ड्रोन अटैक हुए, ये आपके सामने है। मुशर्रफ के जमाने में जिसपे सारा डाला जाता है मलबा, 13 हुए। इस डील के नतीजे में जो इस किताब में लिखी हुई है, मुशर्रफ के जमाने में 13 हुए और इनके जमाने में 340 हुए। मुस्लिम लीग नून के जमाने में 61 हुए। और ये क्यों हुए जीरो उस पर भी जमाने में वो मैं बाद में आता हूं। वो तो बता दिया गया कि एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन बताता हूं क्यों हुए। ये भी वाजे विकीलीक्स में आ चुका, इसके ऊपर भी किसी ने तरदीद नहीं की। बड़ा वाजे लिख दिया गया कि पाकिस्तान क्वाइटली अप्रूव्ड ड्रोन अटैक्स, यूएस स्पेशल यूनिट। जरदारी साहब ने ड्रोन अटैक अप्रूव किए और उनको इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। चले वो तो बाहर की खबर थी, जियो न्यूज तो यहां था ना, उस पर केस किया जा सकता था। ये जियो न्यूज की स्टोरी है। ड्रोन अटैक डू नॉट बॉदर प्रेसिडेंट जरदारी, ये मैं नहीं कह रहा, ये जियो न्यूज की स्टोरी है, सितंबर 24, 2010। तो ये थी जो इस किताब में वाजे लिखा गया था कि एक डील की, जिसको कॉन्डोलीजा राइस साहबा ने इनिशिएट किया, फैसिलिटेट किया, मोहतरमा की और मुशर्रफ की डील कराई। क्यों कराई? ताकि ड्रोन अटैक्स किए जा सके, जो अमरीकी मुफादात हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके यहाँ। और वो हुए या नहीं, वो मैंने आपके सामने ड्रोन्स के नंबर रख दिए। आपको पता है कि वो मुफादात जो हैं वो यहाँ पर प्रोटेक्ट बिल्कुल हुए, आपको नजर आ गए। अब उससे आगे बढ़ते हैं, इस बात से आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। ये एक और किताब है, इसकी मैं आपको कॉपीज दे दूंगा अभी। ये क्या लिखती है? भुट्टो एंड जरदारीज करप्शन हाईलाइटेड इन रेमंड बेकर्स बुक ऑन डर्टी मनी। ये रेमंड बेकर की ये बुक है, वो बताती है कि ये मुआहदे किए क्यों गए थे, डर क्या था। ये साजबाज मगरबी दुनिया के साथ की क्यों गई थी? ये इसलिए की गई थी कि अपनी गंदा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का, जो यहां अयान अली और दूसरों के थ्रू जाता है, वो उनके पास पड़ा हुआ था। तो अपने मालिकान को खुश करने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए ये डील्स की गई जो मैंने आपको अभी बताई हैं। तो आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, आपका सवाल होगा। आज मैं इसलिए बातें कर रहा हूं कि आपने एक फिल्म देखी होगी, शाहरुख खान है उस फिल्म में, और उनका एक फेमस डायलॉग है, मैं हूं ना। अब बिलावल साहब अपने तमाम मतवलियों के साथ वाशिंगटन पधार रहे हैं, ये कहने के लिए कि इमरान खान ने कहा है बेसिस। जब आपने इमरान खान से कहा कि बेसिस दोगे, तो उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। तो मैं हूं ना, अब मुझे लाइए। आप ड्रोन अटैक करना चाहते हैं, इमरान खान ने कहा है एब्सोल्युटली नॉट, तो मैं हूं ना, मैं करूंगा। आप पाकिस्तान के ऊपर जो आपका अपना नेशनल इंटरेस्ट है वो लाना चाहते हैं, और उस पे इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो भाई हम कहेंगे हमें नौकरी दें, व्हाई नॉट, हम सब कुछ करके देंगे। इमरान खान ने कहा वी आर पार्टनर इन पीस बट वी आर नॉट पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट। हम जंग में साथी नहीं है, अमन में हर तरह के साथी हैं। बिलावल साहब जाके कहेंगे साथी क्या बात है, हम आपके गुलाम हैं, आप हुकूमत में लाए हमें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो बिलावल साहब वाशिंगटन जा रहे हैं नौकरी की अर्जी लेने। बट बिलावल को एक बात बता दूं, आप वहां शूटिंग तो करने जा रहे हैं मैं हूं ना की,
लेकिन पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान का मीडिया बदल चुका है, पाकिस्तान की आवाम बदल चुकी है। अब आपकी अपोजिशन जो है वो बदल चुकी है। यहाँ हलीम आदिल शेख जैसा अपोजिशन लीडर भी बैठा है, जिसको ना आप असेंबली में बोलने देते हैं ना घुसने देते हैं, क्योंकि आपको डर है इसकी आवाज से। और ऊपर सबसे बड़ी बात, इमरान खान बैठा है। आप लोगों की ऐसी की तैसी अब आप ऐसी डीलें करें, अब ऐसी डीलें करने नहीं देंगे। मादरे वतन के इंटरेस्ट को अब बेचने नहीं देंगे किसी को। हम किसी भी दुनिया के मुल्क के साथ हैं पीस के लिए, अमन के लिए। कोई भी पांव बढ़ाए, एक कदम बढ़ाए, हम 10 बढ़ाएंगे, क्योंकि हम अमन कायम करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने वाजे कर दिया कि अफगानिस्तान में अगर पीस का किसी को फायदा है तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को है। जिसको अफगानिस्तान के अवाम अपनाएंगे हम उसको वेलकम कहेंगे। लेकिन आप ये जो अर्जियां लेके जा रहे हैं वॉशिंगटन, ये हम नहीं होने देंगे। और आखिरी बात मैं यहां करता चलूं कि इन्होंने ना यहां पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन को किसी किस्म की नुमाइंदगी दी, ना इन्होंने पार्लियामेंट्री किसी कमेटी में दी, ना ये अपोजिशन लीडर को बोलने देते हैं। मैं अभी पार्लियामेंट में नहीं हूं, इंशाल्लाह अभी देखेंगे अगले इलेक्शन में मेरा लीडर क्या फैसला करता है उसके बाद। लेकिन मैं अपने तमाम पार्लियामेंट में हैं उनसे तकाजा करूंगा कि बिलावल भुट्टो जिस कमेटी पे, इसको भी निकालो। पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों को नेशनल असेंबली की उन सीटों से निकालो। जब तक ये हमारे यहाँ के लोगों को उन सीटों में नहीं डालते, इनको वहां की तमाम पार्लिमानी कमेटीज तमाम चीजों से आउट करें। जो सलूक ये यहां कर रहे हैं, लेट देम फेस देयर ओन मेडिसिन, और इन्हें समझ आए कि इनको वहां कैसे ट्रीट किया जाता है और ये अपोजिशन को यहां कैसे ट्रीट करते हैं। और आखिरी बात मैं करता चलूं कि आखिरी 2 महीनों में चौधरी फवाद हुसैन ने पूरी काविश से जितने बकाया जाते मीडिया के, तकरीबन 70 करोड़ के, वो फवाद चौधरी ने दिन रात लगा के अदा किए हैं। अब हम मीडिया के मालिकान से गुजारिश करते हैं, जो कोरोना में तनख्वाहें कम की थी उन्हें भी रिवर्स करें, और जो पैसे दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से 70 करोड़, उसमें से चलो 2% हिस्सा ही सहाफी तक भेज दो। तो अब सहाफी की तनख्वाह भी टाइम पे मिलनी चाहिए। आप लोगों के सवाल जी। अच्छा, ये बता दें तो आपने बात कल सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का इजहार किया कि रियाजी जो है वो गठजोड़ के तहत जो है उनको तंग किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को, जबकि हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी का उन्होंने मुतालबा किया। आज वो इस्लामाबाद भी पहुंचे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जो नेब चेयरमैन है वो ब्लैकमेल हो चुके हैं। क्या वाकई ऐसा है कि आप उसको ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं, अपनी मर्जी से लोगों को अरेस्ट करवाते हैं? हलीम आदिल की गिरफ्तारी का मुतालबा ये आप इसका जवाब बिल्कुल देना बनता है। देखिए, 2 बातें। जिस तरह की नैब की मुसीबत में पीपल्स पार्टी, अल्लाह सबको लाए। कौन है मुझे कोई एक बता दीजिए, सवाए खुर्शीद शाह साहब के। वो तो अंदर खुद मजे से बैठे हैं, क्योंकि बाहर आएंगे तो और मसाइल हैं उनके लिए। जरदारी साहब लेविश जिंदगी गुजार रहे हैं, बिलावल को किसी ने अभी तक पूछा नहीं। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध के, उन्होंने क्या क्या गुलनी खिलाए हुए करप्शन के, उनको तो अभी तक पूछा नहीं। यहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने सारे नालों पे कब्जा कर लिया, सारे पाकिस्तान के लोगों को पैसे ले ले के मेडिकल स्कूलों के लाइसेंस दे दिए, पेट्रोलियम के दे दिए। डॉक्टर आसिम साहब, उनको तो किसी ने पूछा नहीं। यहाँ पे एक मेमन साहब थे, बेशुमार पैसा उनके पास से निकला। हमारे वाले से शायद की बोतलें निकली थी, आज तक बात चल रही है। वहां तो अस्पताल के अंदर नमूने बदल गए। इधर किसको पूछा गया भाई? इसको जिबा करोगे क्या? क्या ऐप कर दिया इसने? अगर ये अपोजिशन लीडर है तो अगर आपका दिल पूरा होता है भाई, उठा के इसे आप ऐसा करें, आप अपनी जेल में डाल लें। इधर है ना आपकी सिंध गवर्नमेंट की, आपके पास है ना अपने सूबाई एंटी करप्शन, तो आप पकड़ लें हलीम आदिल शेख को, अगर इसके बगैर आपका काम नहीं चलता। हम अदालतों में जाएंगे, रिलीफ लेंगे जहां से आपको मिलता है। नैब ने जिस जिस बंदे के बारे में केसेस देखे वो नैब में खुले, और हमने उसे खुले दिल से कबूल किया। इनकी तरह नहीं। अभी पीपल्स पार्टी का एक शख्स हमारे मुल्क की आला तरीन के जजेस को गंदी गालियां दे रहा था,
और आज अदालतों में वो पांव पड़ा हुआ है। वही काम वो अदालत में कर रहा है जो बिलावल वॉशिंगटन करने जा रहा है। इनका काम ही ये है, पहले गिरेबान पकड़ते हैं, ये दोनों पार्टियां अपोजिशन की, जब फंस जाते हैं तो पांव पकड़ते हैं। तो हलीम आदिल शेख यहां बोलता रहेगा, इंशाल्लाह इनकी करप्शन के नाक में दम करके रखेगा। और अगर कोई नैब के इनके पास सबूत है हलीम आदिल के खिलाफ तो लाएं, मीडिया से शेयर करें। क्या आप समझते हैं कि लंदन में भी एक शख्स बैठा हुआ है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, और लंदन वाशिंगटन का आपस में गठजोड़ बहुत पुराना है, सदियों से है। पाकिस्तान जब से मारे वजूद में आया उस वक्त से वो साजिश के दोनों गढ़ हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इनका जो वहाँ पर भी इनका आपस में कोई ऐसा मेल जोल है, क्योंकि यहाँ हमने बेरिया टाउन में देखा इन दोनों के मफाद मुश्तरक थे। देखिए, दो बातें ज़हन में रखिए। जो लंदन में हमारा एक मतलूब शख्स बैठा है जिसने यहाँ दहशतगर्दी भी करवाई, सारी चीज़ें करवाई, उसको तो बड़ा प्रोटेक्ट किया जाता है। उसकी बारी तो कोई पीस को चांस देने की बात नहीं होती, पूरी दुनिया प्रोटेक्ट करने आ जाती है। हमारे यहाँ की बात हो तो ऐसे उछाली जाती है। ये भी कभी लंदन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं कहते, कभी ब्रिटिश हाई कमिश्नर को मिलते हुए ये बात नहीं कहते। तो हमारे लीडर ने असेंबली के फ्लोर पे कह दिया कि अगर आपको दहशतगर्दों का पता है तो हमने तो आपके कहने पे उनका पीछा किया, सफाया किया, अपने 70,000 लोग मरवा लिए, शहीद करवा लिए। हमारे 70,000 लोग शहीद हुए। मैंने कह रहा हूं, अनगिनत ऐसे शहजादे जो शहीद भी हुए और जो गाजी हुए, किसी की टांग नहीं, किसी का बाजू नहीं है। क्योंकि ये कौम जो है, ये खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये सलामती की और अमन की बात करने वाली उम्मत है। ये किसी के साथ ज्यादती, किसी पे अटैक करने वाली उम्मत नहीं है। तो हमने तो पैरवी की, अब दूसरे मुल्कों को इस पे आना पड़ेगा कि जो भी किसी मुल्क में दहशतगर्दी करवाता है, भले हमारा हमसाया मुल्क यहाँ पे करवाता है, जब अभी लाहौर में हुआ और दूसरी जगहों में इंसिडेंट, भले वो हो, भले हमारा जो लंदन में बैठा हुआ शख्स है वो हो, हर सूरत हम चाहते हैं कि हर एक के खिलाफ एक्शन हो। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यहाँ पर काम नहीं हो रहे, कराची के लोगों को खास शिकायत है, और हुकूमत की तरफ से हुकूमती लोग ये बात कह चुके हैं कि विफाक मुदाखलत करे। तो यहाँ पर कोई विफाक मुदाखलत करने या गवर्नमेंट कोई प्लान या इरादा है, कुछ करने जा रहा है विफाक सिंध में या नहीं? देखिए, बात यह है कि हम एक सच्ची जमहूरी पार्टी है। हमारे लीडर ने अभी जो खिताब किया उसमें बताया कि 3 चीज़ों के ऊपर हम फोकस्ड हैं: इंसाफ, इंसानियत, खुददारी। ये तीनों चीज़ें हर मज़हब भी सिखाता है, और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो जमहूरियत भी सिखाती है। हम जमहूरी रवैया चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम कोई भी गैर जमहूरी काम करें। लेकिन सिंध हुकूमत को सिंध के अवाम के साथ इतनी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरे सारे जो यूनिट हैं, GB से लेके अब हम आज़ाद कश्मीर, सारी जगहों का सोच रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे, वो भी सारे हेल्थ कार्ड पे मूव हो चुके हैं या हो रहे हैं, तो सिंध के अवाम का क्या कसूर है? वाशिंगटन में जाके जो आपने जूते साफ करने हैं और वहाँ पे कहना है कि ड्रोन अटैक करने तो मैं हूँ ना, तो जब सिंध के अवाम आपसे हेल्थ कार्ड मांगते हैं तो उस टाइम आपको क्या मुसीबत पड़ी है? उस टाइम भी कहें कि मैं हूँ ना, मैं देता हूँ आपको। आप 8,000 अरब अभी तक सिंध के अवाम से और फेडरल गवर्नमेंट से ले चुके हैं, कोई 8,500 अरब, 8,900 अरब प्रिसाइजली, और उसमें से कोई 2,000 अरब की आपकी अपनी जो यहाँ ऑडिट का है सिस्टम, वो कह रहा है आप करप्शन कर चुके हैं। तो भाई हेल्थ कार्ड दो लोगों को सेहत की सहूलत दो, पंजाब इस साल में पैसा रख दिया गया, 27,000 स्कूल अपग्रेड कर रहा है प्राइमरी से मिडिल में। इस साल पंजाब 80 अरब रुपए लगा के हेल्थ कार्ड दे रहा है। पंजाब 12 नई यूनिवर्सिटियां बना रहा है जिन पे काम चल रहा है। पंजाब 12 नए हॉस्पिटल बना रहा है जिन पे काम चल रहा है। तो भाई ये भी इसी मुल्क का हिस्सा है, हमें वहां पहली बारी मिली है, वो भी हमारी कोई 2/3 मेजॉरिटी की या सिंपल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं है। उसके बावजूद हम परफॉर्म कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं।
इन्हें भी करना पड़ेगा। और हमें इनके खिलाफ कोई गैर डेमोक्रेटिक, गैर जमहूरी कदम इसलिए भी नहीं लेना पड़ेगा कि अब मीडिया और अवाम जज हैं, अगले इलेक्शन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, दो बातें जहन में रखिएगा कि हम किसी की बीमारी के ऊपर सियासत नहीं करते, हम किसी की बीमारी पे सियासत नहीं करते, ना किसी की मौत पे सियासत करते हैं। मैं पिछली दफ़ा आया, मुझे बहुत अफसोस हुआ देख के। सिंध में मैं आया, एक खुदा की कसम बैनर नहीं था शारा फैसल के ऊपर, मोहतरमा की बर्थडे थी, एक बैनर नहीं था। क्या इनको खुशी नहीं है मोहतरमा के पैदा होने की? केक काटा इन्होंने एक दो जगह पे, मुझे पता है। और जब उनकी शहादत का दिन है तो हर जगह बैनर होते हैं। मौत बेचते हैं, जिंदगी नहीं बेचते ये लोग। लाशों पे सियासत करते हैं, तो जिंदगी पे क्यों नहीं? जब एक बड़ा लीडर दुनिया में आता है तो कितना जश्न किया जाता है हर जगह पे, क्योंकि वो दुनिया में आया जो उसने कंट्रीब्यूट किया। जब वो दुनिया से गया, इसमें कोई शक नहीं कि वो गम का मोमेंट है। हम सबको उसमें पुरसा देना चाहिए, हम सबको कंधा देना चाहिए पीपल्स पार्टी के वर्कर को। वो हमारे लिए भी मोहतरम थे, उनकी शहादत हमारे लिए भी दुखी है। लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि उनकी पैदाइश में तो ये चुप रहते हैं, तो ये लाशों की और बीमारी की सियासत ये करते हैं। अल्लाह मियां जरदारी साहब को सेहत दे, और बिलावल साहब को ईसीएल पे क्या डालना है, वो पहले ही ईसीएल पे हैं बेचारे। तो ऐड करते, एक सवाल। आपने कहा बिलावल का ईसीएल में, वो बेचारा खेलने के दिन नाम है उसका, पी ईसीएल में जरूरत नहीं है उसका नाम देने की। इनसे रिकवर किए गए हैं, चोरी इन्होंने की, इनसे रिकवर करके। देखिए, बात ये है, ये जो फॉर्मूला है ना, जो एनएफसी अवार्ड है, ये कोई माई का लाल किसी को कम नहीं दे सकता। कल को पीपल्स पार्टी वहाँ बैठी हो, हम पंजाब में बैठे हो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, या नून बैठी हो या एएनपी बैठी हो, कोई पार्टी बैठी, कोई माई का लाल किसी का 1 टका नहीं रोक सकता। पूरा सूबा चल पड़ेगा उधर, कोई भी सूबा हो, भले केपी हो, सिंध हो, छोटे सूबे तो ज्यादा। ये बिल्कुल 1 पैसा नहीं, जो इन्होंने चोरी की वो वापस रिकवर किया गया इनसे। ये मांगते हैं कैश, हम इन्हें कैश नहीं देंगे। जो तो एनएफसी का हिस्सा है वो इनको मिलेगा, उसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं वो खुद यहाँ काम करवाएंगे, इन्हें कैश नहीं देंगे। एक और सवाल लेंगे जी, बस लास्ट क्वेश्चन है। जिम्मेदारियां हैं, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट। हम बरसों से उसको देखते हुए आ रहे हैं। वो मियां साहब ने शुरू किया, खान साहब ने जब अनाउंस किया, सिर्फ उन्होंने शुरू नहीं किया। पोस्टर लगाए थे तो ये कहा था कि हम ये तोहफा तो दे के ही जाएंगे। गवर्नर सिंह साहब उसकी तारीखें देते रहे, अगस्त, सितंबर। अब आप भी कोई ऐसी खुशखबरी सुना दें कि उस पर लोग सफर करने टेंडर आ चुके हैं। मैं 2 बातें इसमें क्लियर कर दूं। लाहौर के साथ हम एक नया शहर बना रहे हैं। इस्लामाबाद बना था 80,000 एकड़ के ऊपर। इस्लामाबाद 80,000 एकड़ पे बना था शुरू में। लाहौर में जो रिवर रावी प्रोजेक्ट है वो हम 1,02,000 एकड़ पे बना रहे हैं, एक पूरा नया शहर है। ये पहली दफ़ा 1950 के करीब कंसीव हुआ था। आपने कहा ना फलां बात कर गया था, फलां कर गया था। फिर 2001 में मुशर्रफ साहब ने इसकी स्टडी करवाई, जायका की स्टडी हुई, उसमें भी अप्रूव हुआ। फिर 2007 में स्टडी हुई, फिर 2014 में शहबाज शरीफ ने स्टडी की। लेकिन बना कौन रहा है? इमरान खान। ये भी यहाँ पर अगर तो कोई ईंट लगा के गए थे तो मुझे दिखा दीजिए, अनाउंस कर गए थे। हम इस साल वो मंसूबा ला रहे हैं, टेंडर हो चुका है। रोडों पे होंगे इस साल या अगले साल के शुरू में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मीन इस माली साल में या अगले साल में आप देखेंगे हर चीज सड़कों पे होगी। हम जो वादा करेंगे, हम रोटी, कपड़ा और मकान कह के वाशिंगटन में अपनी दुकान नहीं बनाएंगे। हम जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। लास्ट है। आपका हो गया।
देखिए बात ये है कि अगर तो उन खातून की कहीं पर दादरसी नहीं हो रही या उनकी कोई कंप्लेंट है तो अदालतें आज़ाद हैं, वो वहाँ जाएं, उनको इंसाफ मिलेगा, वो किसी के भी खिलाफ हो। लेकिन एक चीज़ को सियासी मकासद के लिए उछालना ये मुनासिब नहीं है। अगर उसमें कोई विक्टिम है, वो अदालतें आपकी हाई कोर्ट भी यहाँ पर है, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। एक आपने अर्जी डालनी है और अदालत ने बुला लेना और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थैंक और यू।